स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा करप्ट होती है और कौन सी गवर्नमेंट कम करप्ट होती है। ये कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट जीरो करप्शन की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ नॉर्डिक देशों में संभव है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में संभव है जीरो करप्शन की सरकार, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड। हालांकि लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, आइसलैंड भी स्कैंडिनेवियन नहीं है मेरे ख्याल से। आइसलैंड है या नहीं पता नहीं, पर लग्जमबर्ग तो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। ठीक है ना। तो जीरो करप्शन की सरकार ऐसे ही देशों में संभव है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और लग्जमबर्ग। ओके, तो इन कंट्रीज में भी जो करप्शन है वो जीरो को टेंड करता है। ठीक है ना। ये जो चार कंट्रीज के नाम लिए मैंने, तो जीरो करप्शन वाली सरकार नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और लग्जमबर्ग में संभव है। लेकिन यहाँ पे भी करप्शन टेंड करता है जीरो को। ठीक है ना, टेंडिंग टू जीरो होता है, एब्सोल्युटली जीरो नहीं होता। ठीक है ना, एब्सोल्युटली जीरो करप्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी देश में और किसी भी सरकार में। ठीक है ना। तो एब्सोल्युटली जीरो करप्शन तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, लग्जमबर्ग में भी एब्सोल्युटली जीरो करप्शन आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा ही। ठीक है ना। तो करप्शन टेंड्स टू जीरो, इट इज नॉट एब्सोल्युटली जीरो, बट इन दिस कंट्रीज ऑल्सो हार्डली एनीवन। ठीक है ना। अब यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो करप्शन तो है, पर इन देशों में भी, ये चार देशों के जो मैंने नाम लिया, यहाँ पे भी राजनीति में मतलब हार्डली एनीवन गोज इनटू पॉलिटिक्स फॉर सोशल सर्विस। ठीक है ना। तो राजनीति में हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल सर्विस के लिए जाता है। ठीक है ना। पूरी दुनिया में आप देखोगे सभी राजनेता ये क्लेम करते हैं। ठीक है ना। हर एक पॉलिटिशियन ये क्लेम करता है कि वो राजनीति में सोशल सर्विस के लिए आया है। ठीक है ना। ऐसे हर मतलब बहुत सारे राजनेता ऐसा क्लेम करते हैं कि हम राजनीति में सोशल सर्विस के लिए आए, जनता की सेवा के लिए आए हैं। पर सच्चाई यह है कि सोशल सर्विस, सेल्फलेस सोशल सर्विस, ठीक है ना, सेल्फलेस सोशल सर्विस के लिए राजनीति में जाने वाले लोग, ठीक है ना, पीपल गोइंग इनटू पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी फॉर सेल्फलेस सोशल सर्विस। तो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में सेल्फलेस सोशल सर्विस के लिए जाने वाले लोग अपने आप में एक दुर्लभ स्पीशीज है, रेयर स्पीशीज है। ठीक है ना, एक रेयर स्पीशीज है। पॉलिटिक्स में या ब्यूरोक्रेसी में सोशल सेल्फलेस सोशल सर्विस करने के लिए जाने वाले लोग अपने आप में एक रेयर स्पीशीज है। ठीक है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसी रेयर स्पीशीज होती है जो सही में सोशल सर्विस के लिए पॉलिटिक्स या ब्यूरोक्रेसी में जा रही होती है, ठीक है ना, वो रेयर स्पीशीज कभी ये चीज क्लेम नहीं करती। ठीक है ना। अब मान लो कोई, आप ले लो कोई भी एक ऐसा आईपीएस या आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल ले लो जो राजनीति में, ये सॉरी ब्यूरोक्रेसी में, कोई आईएएस आईपीएस जो है ब्यूरोक्रेसी में गया। अब वहां पे वो क्लेम नहीं करेगा, अगर वो सही में सोशल सर्विस करना चाहता है तो वो कभी क्लेम नहीं करेगा कि मैं सोशल सर्विस के लिए आया हूँ। ठीक है ना। उल्टा जो नहीं करना चाहता ना सोशल सर्विस, वो उल्टा क्लेम करता है कि मैं सोशल सर्विस के लिए आया हूँ। ठीक है ना। तो दोज हु आर रियली सच पर्सन्स, who are really such persons who want to do social service selflessly, they never claim such things about themselves openly। तो वो कभी भी क्लेम नहीं करते अपने बारे में ये सारी चीजें ओपनली। ठीक है ना। दे डू इट विदाउट टेकिंग क्रेडिट। ठीक है ना, वो बिना क्रेडिट लिए करते हैं ये सारी चीजें। और बहुत बार तो दुनिया उनको जानती भी नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं लेते तो दुनिया उनको जानती भी नहीं है कि ये बंदा था, ये आईएएस ऑफिसर इस ऑफिस में काम करता था जिसने 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं लिया। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको देखना है तो वो व्यक्ति फेमस नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसको दुनिया कई बार जानती भी नहीं है, उसको दुनिया कई बार जानती भी नहीं है। ठीक है ना। कभी कभी जान जाती है, कभी कभी जान जाती है दुनिया उसको, लेकिन बहुत सारे केसेस में दुनिया उसको जानती भी नहीं है। उसको उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि दुनिया उसको जानती है कि नहीं। ठीक है ना। वो जो सेल्फलेस सोशल सर्विस के लिए राजनीति में जाता है, कोई अगर कोई नेता राजनीति में जाता है, समझो सोशल सर्विस सेल्फलेस वाली सोशल सर्विस करने, तो वो राजनेता जो है, तो दुनिया को पता भी नहीं चलता कई बार कि वो राजनेता जो है उसने 1 पैसे की घूस भी नहीं लिया था। ठीक है ना। तो वो पता नहीं चलता दुनिया को। ठीक है ना। वो क्लेम नहीं करता क्योंकि दुनिया के सामने कि मैंने 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं ली, वो क्लेम नहीं करता। ठीक है ना। तो तो जो ऐसे व्यक्ति सच में होते हैं, ठीक है ना, कि सोशल सर्विस करना है, मुझे सेल्फलेस सोशल सर्विस करना है, वो ये चीज़ें क्लेम भी नहीं करते, क्रेडिट भी नहीं लेते, कई बार दुनिया उनको जानती भी नहीं, वो केयर भी नहीं करते कि जो दुनिया उनको जानेगी कि नहीं। ठीक है ना। वो केयर भी नहीं करते कि दुनिया उनको जानेगी कि नहीं। नाउ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सरकार ज़्यादा करप्ट है और कौन सी कम करप्ट है। ठीक है ना। ये कैसे आइडेंटिफाई करें इंडिया में कि कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा करप्ट है और कौन सी कम करप्ट है। तो जहां तक भारत की बात है तो 3 प्रकार की सरकारें भारत में मिलती है। ठीक है ना। भारत की जहां तक बात है तो 3 प्रकार की सरकारें मिलती है, रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट, रिलेटिवली बैड गवर्नमेंट और एक्सट्रीमली बैड गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो 3 प्रकार की सरकारें मिलेगी भारत में, रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट, रिलेटिवली बैड गवर्नमेंट और एक्सट्रीमली बैड गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो देखो, रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये की घूस लेगी। ठीक है। अब देखो, एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट तो भैया पॉसिबल नहीं है, किसी भी देश में चले जाओ। ठीक है ना, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट किसी भी देश में चले जाओ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी भी देश में चले जाओ एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट, नॉर्वे में भी चले जाओ एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है ना। कहीं भी चले जाओ भीख मांग लोगे तो भी एक्सट्रीमली गुड गवर्नमेंट नहीं मिलने वाली। ठीक है ना। तो 3 ही प्रकार की सरकारें मिलेगी किसी भी देश में, या तो रिलेटिवली गुड होगी, या तो रिलेटिवली बैड होगी, और एक्सट्रीमली बैड होगी। ठीक है ना। पर जो ब्राइब का जहां तक सवाल है, मतलब घूस लेने का जहां तक सवाल है, रिश्वत लेने का जहां तक सवाल है,
तो रिश्वत लेने का जहां तक सवाल है तो रिश्वत भारत में ली जाती है, नॉर्वे में रिश्वत नहीं ली जाती। नॉर्वे उधर उधर रिश्वत का प्रकार नहीं है उधर, ठीक है ना। इधर यूएसए में जाओगे तो वहां भी रिश्वत का प्रकार बहुत कम दिखता है, ठीक है ना। रिश्वत का प्रकार थोड़ा बहुत है यूएसए में, मैं गया हूँ खुद, मैं नॉर्वे भी गया हूँ, यूएसए भी गया हूँ, मैंने देखा है वहां का सिस्टम दोनों जगह का, ठीक है ना। तो जितना करप्शन में डिफरेंस इंडिया और यूएसए में है, ठीक है ना, इंडिया जितना करप्ट है यूएसए की तुलना में, इंडिया जितना ज्यादा करप्ट है, नॉर्वे की तुलना में यूएसए उतना ही करप्ट है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इंडिया जो है वो 50 गुना ज्यादा करप्ट है यूएसए से, मान लो यूएसए की तुलना में इंडिया 50 गुना ज्यादा करप्ट है, ठीक है ना। तो नॉर्वे की तुलना में यूएसए 50 गुना ज्यादा करप्ट है, समझ रहे हो ना। इंडिया अगर यूएसए की तुलना में 50 गुना ज्यादा करप्ट है तो नॉर्वे की तुलना में यूएसए 50 गुना ज्यादा करप्ट है, ठीक है ना। ऐसी बात है। तो ऐसे रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट ही मिलेगी आपको। तो ब्राइब लेने का प्रकार तो इंडिया में चलता है बहुत, ठीक है ना, इंडिया में बहुत है ब्राइब लेने का प्रकार। आपको दूसरे इंडिया के पड़ोसी देशों में भी बहुत मिलेगा ब्राइब लेने का प्रकार, ठीक है ना। तो बिना घूस लेने वाली, बिना रिश्वत लेने वाली सरकार आपको भारत में तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बिना रिश्वत लेने वाली सरकार भारत में नहीं मिलेगी। अच्छा, एक आधा राजनेता मिल सकता है, ठीक है ना, एक आधा राजनेता मिल सकता है जो घूस नहीं लेता, एक आधा राजनेता मिल सकता है, एक आधा पॉलिटिशियन मिल सकता है जो घूस नहीं लेता, लेकिन उसकी सरकार में कोई घूस नहीं लेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक आधा राजनेता हो सकता है जो घूस नहीं लेता, लेकिन उसकी सरकार में कोई भी घूस नहीं लेगा ये संभव नहीं है, ठीक है ना। कोई ना कोई तो घूस लेगा ही उसके सरकार में, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट विल टेक अ ब्राइब ऑफ ₹100, ठीक है। रिलेटिवली बैड गवर्नमेंट विल टेक अ ब्राइब ऑफ ₹250, ठीक है ना। दीज आर प्रोपोर्शनेट फिगर्स, ठीक है। एक्सट्रीमली बैड गवर्नमेंट विल टेक अ ब्राइब ऑफ ₹10,000, ठीक है। तो जो रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट है 100 रुपए की घूस लेगी, रिलेटिवली बैड गवर्नमेंट 250 रुपए की घूस लेगी, और एक्सट्रीमली बैड गवर्नमेंट जो है वो 10,000 रुपए की घूस लेगी। और ये प्रोपोर्शनेट फिगर है। ये प्रोपोर्शनेट फिगर कहां से निकाले मैंने, बाय द वे, ये प्रोपोर्शनेट फिगर है, ये कहां से निकाले, ये प्रोपोर्शनेट फिगर मैंने अपने प्रोफेसर दोस्तों से निकाले। ये प्रोपोर्शनेट फिगर मैंने अपने प्रोफेसर दोस्तों से निकाले, ठीक है ना। मेरे प्रोफेसर दोस्तों ने, हालांकि मुझे तो घूस नहीं लगी, पर्सनली मुझे घूस नहीं लगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां घूस नहीं लगती थी, लेकिन कुछ कॉलेज वाले घूस लेते हैं, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री तक जाती है बात, या फिर हमारे कॉलेज में भी कई बार मिनिस्ट्री, सरकारें बदलती रहती है स्टेट में, तो हम ये देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस, ठीक है ना। ये उसके हिसाब से बनाया है मैंने, ठीक है। कितने की पगड़ी देना पड़ा, ठीक है, एनओसी लेने के लिए कितने की पगड़ी देना पड़ा, एनओसी निकालने के लिए कितने की पगड़ी देना पड़ा, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ये मेरे मनगढ़ंत फिगर नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनेट फिगर जो निकाले मैंने, ये मनगढ़ंत नहीं है, ठीक है ना। ये कितने की पगड़ी देना पड़ा किस सरकार के दौरान, ठीक है, वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो रिलेटिवली गुड गवर्नमेंट 100 रुपए की रिश्वत लेगी, रिलेटिवली बैड गवर्नमेंट 250 रुपए की रिश्वत लेगी, और एक्सट्रीमली बैड गवर्नमेंट जो रहेगी वो 10,000 रुपए की रिश्वत लेगी। ये तीन मॉडल है इंडिया में, ठीक है ना। ये 3 मॉडल है, 100 रुपए की रिश्वत लेगा, 250 की लेगा या 10,000 की लेगा, ठीक है ना। तो रिलेटिवली गुड में 100 चलता है, रिलेटिवली बैड में 250 चलता है, एक्सट्रीमली बैड में 10,000 चलता है, ठीक है। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई विच पॉलिटिकल पार्टी फिट्स वेयर। अब ये 3 प्रकार की सरकारें तो बता दी मैंने, रिलेटिवली गुड, रिलेटिवली बैड और एक्सट्रीमली बैड, 3 प्रकार की सरकारें बता दी। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ फिट बैठती है, ये तीनों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ फिट बैठती है वो कैसे पता करे, ठीक है ना। वो कैसे पता करे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ फिट बैठती, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछो पहले अपने आप को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछो सबसे पहले, अपनी सरकार कैसी है ये जानने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछो। हाउ मेनी करप्शन स्कैंडल्स वर एक्सपोज ड्यूरिंग द रूल ऑफ दैट पार्टी, ठीक है ना। कितने करप्शन स्कैंडल उस पार्टी के रूल के समय खुले, कितने करप्शन स्कैंडल उस पार्टी के रूल के समय रूलिंग पार्टी के खुले, अपोजिशन के नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। नॉट अपोजिशन, प्लीज नोट दैट, नॉट अपोजिशन, ठीक है, नॉट अपोजिशन, ठीक है ना। रूलिंग पार्टी के कितने घोटाले खुले, ठीक है, रूलिंग पार्टी के कितने घोटाले उसके राज के समय खुले, ठीक है, रूलिंग पार्टी के कितने घोटाले उसके खुद के राज के समय खुले, ठीक है ना। तो मोर इज द नंबर ऑफ करप्शन स्कैंडल एक्सपोज ड्यूरिंग द रूल ऑफ द पार्टी, ठीक है ना। जितने ज्यादा करप्शन स्कैंडल एक्सपोज होंगे किसी पार्टी के रूल में, जितने ज्यादा करप्शन स्कैंडल एक्सपोज हो रहे किसी पार्टी के रूल के समय, उतनी वो कम करप्ट होती है, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि जितने करप्शन स्कैंडल खुले किसी पार्टी के दौरान उतनी वो ज्यादा करप्ट है, नहीं, ठीक उल्टा है उसका, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता, भारत के लोगों को डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि हर किसी को वोटिंग का अधिकार देना चाहिए क्या, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों बोलते थे ऐसा कि हर किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए, इसलिए बोलते थे, ठीक है ना, इसी वजह से बोलते थे वो, क्योंकि भारत के लोगों को डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता, भारत के लोगों को डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता एक्चुअली, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा करप्शन स्कैंडल किसी पार्टी के रूल में खुलते हैं उतनी वो कम करप्ट होती है उल्टा, ठीक है ना। ज्यादा करप्ट नहीं होती, उल्टा वो कम करप्ट होती है, ठीक है ना। क्योंकि सिंपली उसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट है, जितने ज्यादा करप्शन स्कैंडल ओपन हो रहे हैं उस पार्टी के रूल में, उसी पार्टी के खिलाफ ओपन हो रहे हैं उस करप्शन स्कैंडल, तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं लग रहा, ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट है और ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं लग रहा और प्रेशर भी नहीं डाल रहा कोई, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं लग रहा, प्रेशर भी नहीं डाल रहा है कोई, और क्या बोलते हैं,
इंडिपेंडेंट है ब्यूरोक्रेसी, ये उसका सिंबल है कि उसके करप्शन स्कैंडल खुले बहुत सारे, ये उसका सिंबल है, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ 2004 से लेकर 2014 के बीच में 100 से भी ज्यादा करप्शन स्कैंडल खुले, ठीक है ना, 100 से भी ज्यादा करप्शन स्कैंडल, वो भी मैं आईएनसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आईएनसी की बात कर रहा हूँ। और कहाँ के खुले, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों, जहां जहां पे भी आईएनसी की स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां थी, और जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कांग्रेस की थी, लेकिन जिन जिन स्टेट में कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट थी उनको सबको मिला दो, ठीक है ना, कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट का स्कैंडल और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैंडल मिला दो, तो 100 से भी ज्यादा स्कैम एक्सपोज हुए थे यूपीए में 100 से भी ज्यादा स्कैम्स एक्सपोज हुए थे, ठीक है ना। और ये जो नंबर था 100 स्कैम का, 100 स्कैम एक्सपोज होने वाला जो नंबर था, ये नेहरू गवर्नमेंट से भी बड़ा नंबर है बाय द वे, ठीक है ना, क्योंकि नेहरू गवर्नमेंट के समय राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है ना, नेहरू गवर्नमेंट के समय आरटीआई नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है ना। 2004 या 5 के आसपास आरटीआई आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया, 2004 या 2005 के आसपास आया, कहीं ज्यादा से ज्यादा 2006 में आया होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर 2004 से 6 के बीच में आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आया 2004 से 6 के बीच में, ठीक है ना। तो 2004 से 6 के बीच में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, इसका मतलब यह है कि ज्यादा स्कैम जो है मनमोहन सिंह सरकार में खुले, ठीक है ना। तो अब आरटीआई लाने वाली गवर्नमेंट अगर कोई है तो इसका मतलब यह है कि वो लीस्ट करप्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जितने ज्यादा करप्शन स्कैंडल उसके दौरान खुलेंगे, क्योंकि कई सारे स्कैंडल तो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई से खुले, ठीक है ना। मनमोहन सिंह के समय कई सारे जो स्कैंडल खुले वो क्यों खुले, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से खुले, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से खुले, इसका मतलब था कि वो सबसे कम करप्ट सरकार थी, ये कहा जाता है कई सारे एक्सपर्ट्स और कई सारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन और एक्सपर्ट्स के जब ये पढ़ोगे, उनका डिटेल्ड अगर आप एनालिसिस कभी देखोगे, उनने अगर पूरा बाल की खाल निकाले होंगे, ठीक है ना, पूरे न्यूज़पेपर खोदे होंगे, पूरा बाल की खाल अगर निकाले होंगे, ठीक है ना, तो ये पता चलेगा कि ये 2004 से 14 के बीच की सरकार थी और लिस्ट करप्ट थी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम एक्सपोज हुए, जितने ज्यादा स्कैम एक्सपोज हुए उसका मतलब उतना ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस लगते जा रहे सरकार पे, आप समझो इस बात को, ठीक है ना। 100 स्कैम एक्सपोज हुए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ते जा रहा है सरकार पे, ठीक है ना। आज एक स्कैम खुला, बाकी जो स्कैम करने वाले थे वो डर गए, ठीक है ना। मान लो आज एक स्कैम खुला कांग्रेस का, तो बाकी के जो 100 स्कैम करने वाले लोग थे वो डर गए, अरे साला उसका स्कैम खुल गया, अरे बाबा उसका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया, उसका स्कैम खुल गया, उसका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया, मेरे को नहीं करना स्कैम है, मेरे को नहीं फंसना इस सब में, स्कैम करता भी हूँ तो 5-10 रुपए का कर लेता हूँ, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं करता, 5 करोड़ का कर लूंगा, 2 करोड़ का कर लूंगा, पर एकदम इतना बड़ा स्कैम नहीं करता कि डायरेक्ट दिख जाए, ठीक है ना, इतना बड़ा स्कैम नहीं करता कि डायरेक्ट दिख जाए, तो वो डर जाएगा, ठीक है ना, तो वो डर जाएगा। तो इसीलिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है वो लीस्ट करप्ट गवर्नमेंट थी, क्यों, क्योंकि 100 से भी ज्यादा स्कैम एक्सपोज हुए थे, जो नेहरू गवर्नमेंट से भी बड़ा नंबर है, ठीक है ना। और ये नेहरू गवर्नमेंट से बड़ा नंबर इसलिए क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2004 से 6 के बीच में, कहीं तो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, मेरे ख्याल से 2004 में ही हुआ था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो वो सबसे कम करप्ट गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम जो है भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्कैम अगर कहीं एक्सपोज हुए तो वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हुए, ठीक है ना। अब 2014 से 2023 का देखते हैं, ठीक है ना। 2014 से 2023 जीरो स्कैम्स एक्सपोज, ठीक है ना, 2014 से 2023 जीरो स्कैम्स एक्सपोज, ठीक है ना। और जो भी स्कैम एक्सपोज करने की कोशिश की, जिनने भी स्कैम को एक्सपोज करने की कोशिश की, उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है ना। एक्सटर्मिनेट करना मतलब या तो उनको खत्म कर देना राजनीतिक रूप से खत्म करना, या उनका सोशल बॉयकॉट करवा देना, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से खत्म कर देना, या सोशल बाइकआउट करवा देना, या उनको एक्सटर्मिनेट करवा देना, या उनको ट्रांसफर करवा देना, या उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना, इस टाइप की चीजें हुई, ठीक है ना। तो 2014 से 2023 के बीच में ऐसा नहीं है कि किसी ने स्कैम ओपन करने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। 2014 से 2023 के बीच में ऐसा नहीं है कि किसी ने स्कैम को खोलने की कोशिश नहीं की, स्कैम खोलने की तो बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस एक्सपोज जीरो हुए, ठीक है ना। स्कैम खोलने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक्सपोज जीरो हुए, ठीक है ना, एक्सपोज जीरो हुए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हो गया, एक्सटर्मिनेट कर दिया गया उन लोगों को, ठीक है ना। तो जीरो स्कैम्स एक्सपोज, ठीक है ना, एंड दोज हु ट्राइड टू डू सो वेर एक्सटर्मिनेटेड, ठीक है ना। एटलीस्ट वन स्कैम वाज एक्सपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ ईच पीएम। अब हर एक प्रधानमंत्री, जो मोदी जी के पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, मोदी जी के पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे, वो अगर 6 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, ये मोदी जी के पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे वो 6 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री अगर बने, मात्र 6 महीने के लिए, मात्र 1 साल के लिए, मात्र 4 महीने के लिए, ऐसे भी प्रधानमंत्री अगर कोई बने, ठीक है ना, मनमोहन सिंह के इसके पहले, मोदी जी के पहले, तो भी एक स्कैम तो भी निकल के आया, ठीक है ना, ठीक है ना। हर एक प्रधानमंत्री के राज में कम से कम एक स्कैम निकल के आया, ठीक है ना। हर एक प्रधानमंत्री के राज में कम से कम एक स्कैम एक्सपोज हुआ है इसके पहले, ठीक है ना। बट मोदी जी के समय जीरो स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं, ठीक है ना। मोदी जी के समय जीरो स्कैम्स एक्सपोज हुए, इसका मतलब यह है कि सबसे मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे करप्ट सरकार, क्यों, जीरो स्कैम्स एक्सपोज हुए इसलिए, ठीक है ना।
जीरो स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं इसीलिए, ठीक है ना। और इसके पहले के मोदी जी के पहले के जितने भी प्रधानमंत्री देखोगे, भले ही उनकी 40 दिन ही सरकार चली होगी, ठीक है ना, भले ही 40 दिन ही सरकार चली होगी, तो भी उनका एक स्कैम तो भी एक्सपोज हुआ है, ठीक है ना। हर एक प्रधानमंत्री के दौर में भले ही 1 महीना सरकार चले, भले ही 2-3 महीना चले, भले ही 40 दिन चले, पर एक स्कैम तो निकल के आता था, ठीक है ना, एक स्कैम तो भी निकल के आता था, ठीक है ना। तो मोदी जी के समय जीरो स्कैम का मतलब है कि मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है ना। वॉज द गवर्नमेंट, अब दूसरा सवाल क्या पूछना चाहिए, तो अगर आपको ये जानना है सच में जानना है कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा करप्ट है और कौन सी कम करप्ट है, ठीक है ना, तो सरकार का मजाक उड़ाया जाता था कि उसके राज के समय, ठीक है ना, सरकार के राज के समय उसका मजाक उड़ाया जाता था क्या, और वो भी ओपनली टीवी पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा मैं यूट्यूब पे नहीं, ठीक है ना, यूट्यूब पे तो मजाक कोई भी उड़ा लेता है, ठीक है ना, उसके बाद भी टारगेट होते हैं लोग, पर वो छोड़ो, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ खुलेआम मजाक उड़ाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वॉज द गवर्नमेंट बीइंग मॉक्ड ड्यूरिंग इट्स रूल, गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा था क्या उसके उसके रहते समय, जब वो इनकम्बेंट थी, जब वो सरकार इनकम्बेंट थी, जब राज कर रही थी, तब उसका मजाक उड़ाया जाता था क्या, वो भी खुलेआम, ठीक है ना। तो मोदी जी को छोड़ के, मोदी जी की सरकार को छोड़ के हर सरकार का मजाक उड़ाया गया, ठीक है ना। मोदी जी की सरकार को छोड़ के टीवी के ऊपर, ठीक है ना, टीवी के ऊपर मोदी जी की सरकार को छोड़ के हर सरकार का मजाक उड़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि मोदी गवर्नमेंट सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। पिछली सभी सरकारों की तुलना में सबसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के पहले की जितनी भी गवर्नमेंट थी उनका सबका मजाक उड़ाया जाता था टीवी पर, ठीक है ना। टीवी पे सबका मजाक उड़ाया गया, जितने भी प्रधानमंत्री गए अब तक, ठीक है ना। तो मोदी जी को छोड़ के सबका मजाक उड़ाया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि मोदी गवर्नमेंट सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, पिछली पूरी सरकारों को मिला दे तो, ठीक है ना। तो दैट इंप्लाइज मोदी गवर्नमेंट इज मोस्ट करप्ट ऑफ ऑल प्रीसीडिंग गवर्नमेंट्स, ठीक है। नंबर 3, was the PM accepting shortcomings of its government or was he spreading propaganda, ठीक है ना। तो क्या प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कमियों को एक्सेप्ट करते थे या फिर सिर्फ झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। क्या प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कमियों को एक्सेप्ट करते थे या सिर्फ झूठ बोलते थे, ये भी आप पूछो अपने आप से, ठीक है ना। ये भी पूछो अपने आप से कि झूठ बोल रहे थे या अपनी कमियां एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी के रूल के समय, मनमोहन सिंह जी के रूल के समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी। मनमोहन सिंह जी के रूल के समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई थी 2012 में, ठीक है ना। 2012 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई थी मनमोहन सिंह जी के रूल के समय, ठीक है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2012 में आई, ठीक है ना। तो इंडिया का रैंक जो है 78 आया था कि 111 देशों में, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो 78 आया था 111 देशों में, जो कि अच्छा रैंक नहीं है, ठीक है ना। इंडिया का रैंक 78 था, बहुत ज्यादा भी खराब, एकदम एक्सट्रीमली खराब नहीं था, पर खराब ही था, ठीक है ना। 78 रैंक था 111 कंट्रीज में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2012। तो एकदम एक्सट्रीमली खराब रैंक नहीं है, ठीक है ना। ये जो रैंक है ये एक्सट्रीमली खराब नहीं है, पर खराब ही है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली खराब नहीं है लेकिन खराब है, ठीक है। तो उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने इसको रिफ्यूज नहीं किया, ये रिपोर्ट को, ठीक है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2012 में 78 रैंक आया 111 देशों में, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने क्या कहा पता है, मनमोहन सिंह जी ने इसको रिफ्यूज नहीं किया रिपोर्ट को। उन्होंने कहा कि हंगर इज ए नेशनल शेम, मतलब भूखमरी जो है वो राष्ट्रीय शेम है, ठीक है ना। नेशनल शेम है, भूख जो है वो नेशनल शेम है। तो उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया उस रिपोर्ट को, ठीक है ना, और कहा कि हंगर इज अ नेशनल शेम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोदी जी, अंडर मोदी जी, तो मोदी जी के राज में क्या हुआ, द रैंक इज फॉलिंग। तो रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक गिरती जा रही है, रैंक इज फॉलिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो रिपोर्ट इज बीइंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन। तो रिपोर्ट को ही रिजेक्ट किया जा रहा है बार बार, ये कह के कि वेस्टर्न बायस है बोले, ठीक है ना। रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है क्या बोल के, बोले वेस्टर्न बायस है, ठीक है ना। जब आप न्यूज़पेपर से किसी मीडिया संस्थान को ये करते हो, अटैक करते हो, तब तो वो वेस्टर्न नहीं होता, ठीक है ना। न्यूज़ क्लिप के बारे में कुछ तो भी छप गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, तब न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है ना। तो वेस्टर्न न्यूज़पेपर है तो भी, ठीक है। तो ये सब बातें फालतू लगती है मुझे, ठीक है ना। तो रैंक इज फॉलिंग, रिपोर्ट इज बीइंग रिजेक्टेड, और बार बार रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है ये बोल के कि बोले वेस्टर्न बायस है बोले। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई थी, ठीक है ना। 2015-16 में क्या हुआ था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई थी 15-16 में, तो मोदी जी ने उसका श्रेय लिया था, ठीक है ना। जबकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बनाया हुआ इंडेक्स था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई नीति आयोग का बनाया हुआ इंडेक्स नहीं था, वेस्टर्न वर्ल्ड का था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें रैंक इंप्रूव हुई। तो वो बिल्कुल सही है बोले, क्योंकि हमारी रैंक इंप्रूव हुई तो आपने बहुत अच्छा काम किया। पर जब रैंक गिरती है तो बोले वेस्टर्न बायस है बोले, वेस्टर्न बायस है बोले, वेस्टर्न कंट्रीज का बायस है बोले इंडिया के प्रति, ठीक है ना। मतलब आप एक शुतुरमुर्ग हो जिसने मुंडी घुपसा के रखी है जमीन में, ठीक है ना। ऐसे शुतुरमुर्ग हो जिसने मुंडी घुपसा के रखी जमीन में, ठीक है ना। तो रैंक इज फॉलिंग एंड रिपोर्ट इज बीइंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन, दिस इंप्लाइज मोदी गवर्नमेंट इज मोर करप्ट, ठीक है ना। इसी से पता चलता है कि सरकार ज्यादा करप्ट है, ठीक है ना। अब और एक उदाहरण देता हूँ आपको। मनमोहन सिंह जी ने कहा था अपने रूल के समय, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 1 रुपया भेजती है तो सबसे आखिरी व्यक्ति को 20 पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था अपने रूल के समय,
सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया भेजती है तो आखिरी व्यक्ति को 20 पैसे मिलते हैं, मतलब 80 पैसे खा जाते हैं लोग, ठीक है ना। 1 रुपया अगर सरकार भेजती है तो मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, 1 रुपया अगर सरकार भेजती है तो 20 पैसे आखिरी में जाते हैं, 80 पैसे लोग बीच के लोग खा जाते हैं, 80 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं, ठीक है। लास्ट बेनिफिशियरी को सिर्फ 20 पैसे मिलते हैं, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, ठीक है, अपनी ही सरकार के बारे में कहा था, ठीक है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ऑफ इंडिया एंड ही एक्सेप्टेड इट। और उन्होंने, ये अनफॉर्चुनेट सच है भारत का, ऐसा होएगा ही, ऐसा होएगा ही। कोई भी कितना भी आदर्श प्रधानमंत्री भी बना दो, ठीक है ना, इंडिया में कितना भी आदर्श प्रधानमंत्री भी बना दो, करप्शन जीरो नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है ना। आदर्श से आदर्श प्रधानमंत्री भी बना दो, करप्शन जीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ऑफ इंडिया एंड ही एक्सेप्टेड इट। तो मनमोहन सिंह जी ने इसको एक्सेप्ट किया, अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है इंडिया का, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, ठीक है। जबकि मोदी जी क्या बोलते हैं, मैं ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ बोलते हैं, ठीक है। मोदी जी क्या बोलते हैं, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ। तो जो भी ऐसा बोलता है ना, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, वो झूठ बोलता है, ठीक है ना। जो कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, तो वो झूठ बोलता है, ठीक है ना। तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि अगर कोई खाता नहीं ना, अगर कोई सच में खाता नहीं तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता, ठीक है ना। अगर कोई सही में पैसे नहीं खाता, उसका ढिंडोरा नहीं पीटता हो कि मैंने 1 रुपया भी नहीं खाया बे अभी तक, चल निकल इधर से, ऐसा नहीं करता हो, ठीक है ना। वो उल्टा शांत रहता है, वो नहीं खाता तो नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटता उसका, ठीक है ना। तो whosoever says so is a liar, because if someone doesn't take a bribe, he doesn't keep telling everyone that I am incorrupt, ठीक है ना। वो ढिंडोरा नहीं पीटते, वैसे ढोल नहीं बजाते पीटता इधर उधर, ठीक है ना, कि मैं इनकरप्ट हूँ, देखो मैं इनकरप्ट हूँ, देखो रे गाँव वालों मैं सबसे ज्यादा इनकरप्ट हूँ, ऐसा वो ढिंडोरा नहीं पीटता कभी, ठीक है ना, जो ब्राइब नहीं लेता हो, ठीक है ना। तो मुझे मेरी पूजा करो, मैं इनकरप्ट हूँ, ऐसा नहीं बोलता हो, ठीक है ना, जो पैसे नहीं खाता हो। और जहां तक न खाने देता हूँ का सवाल है, ठीक है ना, जहां तक न खाने देता हूँ का सवाल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, न खाने देता हूँ ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कितना भी स्ट्रिक्ट कर लो तुम, ठीक है ना, कितने भी एंटी करप्शन रूल बना लो, ठीक है ना, कितने भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन रूल बनाओ, कितने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन रूल बनाओ, कितने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, कोई तो भी पैसा खाएगा ही, ठीक है ना। कितने भी स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन रूल बनाओ, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा ही मुर्गा जो पैसे खाएगा, ठीक है ना। और वो प्रधानमंत्री को पता भी नहीं चलेगा कि उसने खाया, ठीक है ना। तो न खाने देता हूँ का जहाँ तक सवाल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कितना भी स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन रूल बना लो, कितने भी स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन रूल बनाओ, कोई तो भी घूस लेगा, कोई तो भी रिश्वत लेगा ही, प्रधानमंत्री को पता भी नहीं चलेगा कि उसने रिश्वत लिया, कोई ना कोई तो रिश्वत लेगा ही, ठीक है ना। तो मोदी गवर्नमेंट इज मोस्ट करप्ट ऑफ ऑल प्रीसीडिंग गवर्नमेंट। इससे भी पता चलता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है मोस्ट करप्ट है पिछली सभी सरकारों से, ठीक है ना, क्योंकि झूठ बोलती है, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, ठीक है ना। बाकी किसी भी प्रधानमंत्री ने क्लेम नहीं किया आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने क्लेम नहीं किया कि ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ मोदी जी ने क्लेम किया। तो उनकी सरकार जो है सबसे ज्यादा करप्ट है सभी पिछली सरकारों से, ठीक है ना। और तो ये इसके प्रूफ भी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट, वो भी यही बताती है कि करप्शन बढ़ गया है, ठीक है ना। और ये चीज भी ये प्रूव करती है, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमजोर कर दिया है, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे प्रावधानों को बदलकर मोदी सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को बहुत कमजोर कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो इससे भी पता चलता है कि करप्शन जो है वो बढ़ चुका है भारत में, ठीक है ना। तो ये सब फालतू बातें रहती है, ठीक है, जुमलेबाजी है ये सब, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट वी राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो टेल्स दिस, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट ऑल्सो टेल्स दिस, एंड न खाता हूँ न खाने देता हूँ स्टेटमेंट ऑल्सो प्रूव्स दिस, न खाता हूँ न खाने देता हूँ स्टेटमेंट ऑल्सो प्रूव्स दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है ना। सी देयर आर मोर पैरामीटर्स विच आई कैन डिस्कस, ठीक है ना। तो मैं और भी पैरामीटर डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे मोनू मिश्रा, ठीक है, मोनू मिश्रा जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने फार्मर्स को कुचल दिया, ठीक है ना। अरे भैया, मिनिस्टर ने किसान को कुचल दिया गाड़ी से, वही जनता जो किसान को प्यार करती थी इतना, वो जनता नेता से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है ना। जो जनता पहले किसान से ज्यादा प्यार करती थी, वो नेता से ज्यादा प्यार करती है और उसको हार पहनाती है उस नेता को जिसने किसान को गाड़ी से कुचल दिया था, ठीक है ना। ऐसा भारत कभी नहीं था आज तक के। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के तंत्र के कारण, गोदी मीडिया के तंत्र के कारण ही संभव हुआ है कि किसानों के खिलाफ आम जनता खड़ी हुई, नहीं तो अपने ही देश की दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई इतना खड़ा नहीं रहता था। हर कोई नेता के अगेंस्ट खड़ा होता था, लेकिन खुद के देश के दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा कोई नहीं होता था पहले, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की कारस्तानी है, ठीक है ना। तो ये मीडिया को कंट्रोल में लिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है जिससे आप बता सकते हो कि कौन सी गवर्नमेंट कम करप्ट है और कौन सी ज्यादा करप्ट है, ठीक है ना। ऐसे कम से कम 150-200 पैरामीटर है, ठीक है ना। कम से कम 150 से 200 ऐसे पैरामीटर है जिसपे आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन सी सरकार कम करप्ट है और कौन सी ज्यादा करप्ट है, ठीक है ना। पर मैं यहाँ रुक जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो 7 घंटे लंबा बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो तो इस पे 7 घंटा लंबा बन सकता है, ठीक है ना। 7 घंटा लंबा वीडियो बन सकता है इस पे कि कौन सी गवर्नमेंट कम करप्ट है, कौन सी ज्यादा करप्ट है।
ठीक है ना। तो बहुत सारे पैरामीटर मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो है वीडियो 7 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।